हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 3 और अध्याय का नाम है वनस्पति जगत। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यह 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं 12th का बायोलॉजी का पूरा तैयारी कराऊंगा। अगर आप भी 12th के बायोलॉजी का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पे आपको मिलता रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा पादप जीवन चक्र एवं संतति एकांतरण या पीढ़ी एकांतरण के बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने विटेकर द्वारा सुझाए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसमें उन्होंने 5 किंगडम के बारे में बताया था। पंच जगत पद्धति के बारे में आप लोग पढ़े थे, मैंने बताया भी था इसको अच्छे से। वो 5 जगत पद्धति कौन कौन सा था? मनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं या पादप जगत कहते हैं, के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, हमें यहाँ इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समय अनुसार परिवर्तन आया है। फंजाई तथा मनेरा तथा प्रोटिस्टा, फंजाई, मनेरा और प्रोटिस्टा, ये पहले एक ही वर्ग में थे, जिनमें कोशिका भित्ति होती है, यानी ये सभी पादप जगत में ही आते थे। लेकिन अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं, यानी प्लांटी वर्ग में फंजाई, मनेरा और प्रोटिस्टा नहीं है। यद्यपि पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं है। फ्रेंड्स, साइनोबैक्टीरिया को पहले नील हरित शैवाल कहा जाता था, लेकिन वो अब शैवाल नहीं है, वो दूसरे समूह में चला गया है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म्स के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृतियों के आधार पर वर्गीकरण करते थे। किस आधार पर करते थे पहले हम लोग? तो प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या और उसकी आकृति के आधार पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर हैं तथा लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सी समीप वाली संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया था। उस तरह से जो हम लोग वर्गीकरण करते थे, उसमें बहुत से ऐसे भी पादप होते थे जिनके गुण एक समान हो, लेकिन उनको अलग रख दिया गया था। इसका कारण यह था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। ऐसा इसलिए होता था कि उस समय जो हम लोग गुण निर्धारित करते थे वर्गीकरण के लिए, वो बहुत ही कम संख्या था। जैसे कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को सामान्य मान्यता दी गई थी। अब उसमें देखिए, कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक गुण और लैंगिक गुण दोनों को सामान्य मान्यता दी गई थी, जबकि लैंगिक गुणों का महत्व अधिक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। यह अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अस्वीकार कर दिया गया पहले का वर्गीकरण, क्योंकि हम जान गए हैं कि पर्यावरण के चलते जो कायिक गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे पररचना, शरीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। ठीक है, तो अभी आप लोग देखें कि क्यों कृत्रिम वर्गीकरण को छांट दिया गया है और उस वर्गीकरण को अब अस्वीकार कर दिया गया है। वर्तमान में हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, जो विभिन्न जीवों के विकासीय संबंध पर आधारित है, को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता चलता है कि समान टेक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे, यानी जो एक ही टेक्सा के जीव हैं उनके पूर्वज एक ही थे। फ्रेंड्स, अगर आप टेक्सा नहीं जानते ये सब क्या होता है, तो आपको इसके लिए पिछले चैप्टर वाला वीडियोज देखना होगा। ठीक है,
अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है जब उसके पक्ष में कोई जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध नहीं हो। अब हम वर्गीकरण करते समय विभिन्न सूचनाओं तथा स्रोतों का उपयोग करते हैं और यह कठिन तब होगा जब जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध नहीं हो। जीवाश्मी प्रमाण कौन से होते हैं? जो उनके मरने के बाद जो अवशेष बन गए हैं वो, या उनसे शरीर से संबंधित कोई जो प्रमाण होगा उसे हम जीवाश्मी प्रमाण कहेंगे। संख्यात्मक वर्गीकी, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है। देखिए अब और आसान हो गया है, अब ये संभव भी है इस तरह का वर्गीकरण करना, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या को भी कंप्यूटर की मदद से हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है और ये जितने वर्गीकरण, ये जो वर्गीकरण की पद्धति है वो जितने गुण हैं जिनको हम लोग अवलोकन कर सकते हैं उस पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। यानी जितने सजीव हैं उनके सभी गुण को एक नंबर और एक कोड दे दिया जाता है जिनसे उनसे पहचान होती है और फिर उनको प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर द्वारा। इस प्रकार के प्रत्येक गुण को सामान्य महत्व दिया जाता है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। यानी जो पहले के वर्गीकरण में 2-4 गुणों पे ही ध्यान केंद्रित था, जैसे आकार, रंग, उनकी पत्तियों के साइज इत्यादि, अब हम लोग सैकड़ों गुणों पर ध्यान रखते हैं। आज कल वर्गीकृत भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका विज्ञान सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकी जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। देखिए अब आजकल के जो वर्गीविद हैं, यानी जो वर्गीकी करने वाले साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम की संख्या पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी रचना कैसी है, और यहाँ से वर्गीकरण जो होता है वो बहुत ही सही होता है। इसमें त्रुटि की संभावना नगण्य होती है। चलिए अब इसमें हम पहले समूह शैवाल की बात करते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल, थैलाइड, सपोसी तथा मुख्यतः जलीय जीव हैं। शैवाल कैसे होते हैं? क्लोरोफिल युक्त होते हैं, सरल होते हैं, थायलॉइड होते हैं, सपोसी होते हैं तथा जलीय होते हैं। जलीय का मतलब यहाँ पे अलवणीय जल और समुद्री जल दोनों है, यानी ये हर तरह के जल में पाए जाते हैं। वे अन्य आवास जैसे नम युक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? पत्थरों में। कैसे पत्थर? जो नम युक्त हो, जहाँ पे नमी हो। मिट्टी में पाए जाते हैं, साथ ही लकड़ी में भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ कवक तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। अब देखिए कुछ कवक हैं जो किसमें पाए जाते हैं? प्राणियों में भी पाए जाते हैं। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये कॉलोनिया जैसे वॉलवॉक्स तथा तंतुमयी जैसे यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगेरा तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशाल काय होते हैं। जो केल्प होता है शैवाल वो बहुत बड़ा होता है। आप अलग तरह के, मैं शैवाल को आपको फिगर में दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो शैवाल का आकार कैसा होता है? तो शैवाल का आकार में बहुत विभिन्नता पाई जाती है, यानी ये छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है और अलग अलग रंग का भी होता है, हरा भी होता है, भूरा भी होता है। इसमें बहुत विभिन्नता पाई जाती है। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं, यानी इसमें 3 तरह का जनन होता है। क्या क्या? शैवाल कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड में थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर्स होते हैं, यानी इनमें जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। इसमें कशाभिक यानी फ्लैजिला होता है, ये चलायमान होते हैं। अब फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला एक ऐसे सूंड जैसी पतली लाइन होती है। ये आप लोग देखे होंगे तिलचट्टा में आगे निकला रहता है, या फिर वो घोंघा होता है उसमें आगे निकला रहता है। इस तरह का संरचना वो फ्लैजिला कहलाता है। यानी इनमें क्या होता है? फ्लैजिला होता है जो इनके चलने में सहायता भी करता है। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संलग्नित होते हैं। ये युग्मक कशाभिक युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं।
अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं। यानी इनके जो युग्मक होते हैं उनमें फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और साथ ही ये समान भी हो सकते हैं और असमान माप वाले भी हो सकते हैं। यानी इनका माप समान भी हो सकता है और असमान माप भी हो सकते हैं। ऐसे ही जनन को समयुग्मकी कहते हैं। यानी जिनके युग्मक समान होंगे उनको हम समयुग्मकी कहेंगे। जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संलग्नित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं। जैसे यूडोराइना है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी हैं। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी हैं। क्यों उपयोगी हैं? क्योंकि जितना प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है उसमें का आधा शैवाल करते हैं। यानी 50% शैवाल द्वारा होता है और बाकी 50% अन्य सभी जीव जंतु या फिर पादपों द्वारा ये होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, कुछ शैवालों का फिगर दिया गया है। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये अनेक आकार के होते हैं। देखिए ये कितना इनमें विभिन्नता होती है। इनका आकार देख लीजिए, कई तरह का होता है, ग्रीन भी होता है, हरा भी होता है। आप इसमें कई तरह के शैवाल को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इनका कुछ गुण है जो दिया गया है। ये क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है या रोडोफाइसी है। फ्रेंड्स इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले इन सबको जान लेते हैं, तब इस टेबल को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। देखिए इनका एक और बात फायदा है। पहले तो हम लोग पढ़े कि कार्बन डाइऑक्साइड के यानी लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्थिरीकृत करते हैं। साथ ही ये घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, तो इस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं और साथ ही ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्र का आधार है। अब ये देखिए, ये प्राथमिक उत्पादक हैं। प्राथमिक उत्पादक इसलिए है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जलीय प्राणियों के लिए खाद्य चक्र के आधार है। इन्हीं के आधार पे उनमें खाद्य चक्र होता है। ठीक है, पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सरगामस की बहुत सी स्पीसीज जो समुद्र की 70 स्पीसीज में से है, भोजन के लिए उपयोग की जाती हैं। तीसरा फायदा, पहले CO2 को हम लोग देखे कि 50% स्थिरीकृत करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, और इनकी जो 70 स्पीसीज हैं लगभग, जिनका यूज हम लोग के इसलिए करते हैं भोजन के रूप में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागीन का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। साथ ही ये क्या उपयोग करते हैं? भूरे तथा लाल शैवाल बहुत अधिक मात्रा में कैरागीन उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है, मतलब उसकी खरीद बिक्री की जाती है। ठीक है, जैसे जिलेडियम है या फिर ग्रेसिलेरिया है, इससे एगर प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। देखिए शैवाल से ही इनडायरेक्टली यूज जीवों के संवर्धन में किया जाता है, आइसक्रीम में किया जाता है और साथ ही जेली बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। जितने भी शैवाल हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। फ्रेंड्स एक और बात आपको याद रखनी है कि शैवाल में प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये तीनों टाइप हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।